हेलो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए अगर कोई आपसे ये कह दे कि आपकी जिंदगी को रोकने वाली असली रुकावट आपका अतीत नहीं, हाँ वो दर्द, वो यादें, वो ठोकरें जिन्हें आप सालों से अपने अंदर ढोते आए हैं। क्या हो अगर वे उतने सच ही ना हो जितना आप समझते आए हैं। और सोचिए अगर आज आपको ये आज़ादी मिल जाए कि अतीत आपको नियंत्रित नहीं कर सकता और आप यहीं इस पल आज अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, कैसी दिखेगी। कई लोग अपने दर्द को किस्मत मानकर जीते, कई लोग अपने बीते हुए घावों में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर पूरी सच्चाई कुछ और ही हो। आज हम उस सोच को चुनौती देने वाले हैं जिसे आपको बचपन से सच की तरह सिखाया गया था। लेखक इस राज की चाबी को 5 अध्यायों में खोलते हैं। तो आइए जानते हैं उस राज को। चैप्टर 1, डिनाइड ट्रॉमा। क्या हो अगर वो ट्रॉमा जिसे आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं असल में उतनी शक्तिशाली हो ही ना जितना आप उसे मान बैठे हैं। हम अक्सर ये मानते हैं कि इंसान जैसा है वैसे अपने अतीत की वजह से है। मेरा बचपन ऐसा था इसलिए मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ वो घटना हुई थी इसलिए मैं डरता हूँ। कोई कहता है कि बचपन में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी इसलिए मुझे किसी के करीब जाने से डर लगता है कि कहीं मैं उस इंसान को फिर खो न दूं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वाकई हमारा अतीत हमें उतना ही नियंत्रित करता है जितना हम सोचते हैं, या फिर हम अपनी कहानी को उसी रूप में दोहराते रहते हैं क्योंकि ये आसान। क्या हो अगर आप ट्रॉमा को अपनी पहचान न माने। यह विचार जिज्ञासा जगाता है क्योंकि ये हमारे सबसे पुराने विश्वासों को चुनौती देता है। हर इंसान किसी न किसी दर्द को लेकर चलता है, कभी परिवार से जुड़ा, कभी स्कूल से, तो कभी रिश्तों से। और अक्सर हम उस दर्द को अपने लिए एक तर्क बना लेते हैं, एक सुरक्षित जगह कि मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। स्ट्रगल यही है क्योंकि अतीत को दोष देना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन है। हम ये मान लेते हैं कि हमारा व्यवहार बीते हुए घटनाओं से बंधा है। क्रोध, असुरक्षा, डर हमको अक्सर किसी न किसी पुरानी घटना से जोड़ देते हैं। इससे हम एक निष्क्रिय किरदार बन जाते हैं जो अपनी कहानी खुद नहीं लिख रहा, बस निभा रहा है। एडलियन साइकोलॉजी कहती है अतीत आपके व्यवहार का कारण नहीं है, वो सिर्फ आपकी बनाई हुई कहानी का एक हिस्सा है। अतीत में कोई दर्द हुआ था, ठीक है, कोई कठिन अनुभव घटित हुआ था, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका आज उसी दर्द का कैदी रहे। हम अब जैसा व्यवहार करते हैं वो हमारे गोल्स का परिणाम है, न कि हमारे पास्ट का। कई बार हम जो भी करते हैं उसके पीछे हमारी मौजूदा जरूरत होती है, यानी उस पल में हम कुछ पाना चाहते हैं। और जब हम कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे अतीत में मेरे साथ ये हुआ था, तो अक्सर ये बस एक बहाना होता है ताकि हमें अपनी असली जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। ये एक तरह से दिमाग के भागने का तरीका होता है। जब कोई कहता है मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मेरे बचपन में मेरे सौतेले माता पिता द्वारा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की गई थी, अक्सर इसका मतलब ये होता है मैं इस पल गुस्से के व्यवहार से फायदा लेना चाहता हूँ, जिसके कारण नियंत्रण, बचाव और डर से दूर भागना आसान होता है। ट्रॉमा एक स्थायी पहचान नहीं है, वह सिर्फ एक अध्याय है, आपकी किताब नहीं। जीवन बदलता है जब आप ये कहना शुरू करते हैं, हाँ मेरे साथ ये हुआ था लेकिन मैं आज क्या होना चुनता हूँ। यही फ्रीडम है, यही शुरुआत है। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में पीछे रह जाता है और हमेशा कहता है मेरी 9th क्लास की टीचर ने मुझे डीमोटिवेट किया था, वो अक्सर मेरी आलोचना किया करती, मेरे आत्मविश्वास को गिराया करती थी, मुझे भला बुरा कहती कि तुमसे कुछ नहीं हो, तुम एक फेलियर हो, तुम एक डफर स्टूडेंट हो। बस उसके उन्हीं आलोचनात्मक शब्दों की वजह से मैं कमजोर हूँ। लेकिन सच ये है कि वो हर बार इस कहानी का उपयोग अपने डर से बचने के लिए करता। जब उसकी टेबल पर उस टीचर के सब्जेक्ट की किताब खुली होती है तो उसके हाथ कांपते हैं। पर असली रुकावट वो टीचर नहीं है, उसका वर्तमान है, उसके वर्तमान का डर है। आज रात अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे किसी व्यवहार के पीछे मैं अपने अतीत का बहाना तो नहीं बना रहा। चैप्टर 2, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। क्या हो अगर आपकी जिंदगी की ज्यादातर उलझनें आपकी सोच के अंदर नहीं बल्कि आपके रिश्तों, आपकी तुलना और दूसरों की नज़र में बेहतरीन तरीके से जीने से पैदा होती हो। हम अक्सर मानते हैं कि हमारी समस्याएं हमारी व्यक्तिगत कमी है। हम मानते हैं
मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए परेशान रहता हूँ, मैं इमोशनली वीक हूँ। पर एड्रेनलिन साइकोलॉजी अचानक एक सवाल दागती जो दिमाग में हलचल पैदा करता है। क्या वाकई हमारी ज़्यादातर समस्याएं अकेलेपन की नहीं बल्कि दूसरों के साथ हमारे तालमेल और संतुलन की देन है? ये विचार सुनने में छोटा है लेकिन भीतर एक गहराई से एक खिड़की खोल देता है। जब हम अपनी परेशानियों की जड़ को खोजते हैं तो अक्सर किसी न किसी दूसरे इंसान की छाया वहाँ मिलती है। जब हम अपनी कीमत दूसरों की उपलब्धियों से मापते हैं तो हम अपने असली मूल्य को खो देते हैं। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, जीने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है और तुलना उस रास्ते को धुंधला कर देती है। प्रतिस्पर्धा तब तक अच्छी है जब तक वो हमें बेहतर बनाती, लेकिन जब वो हमें दूसरों को हराने की चाह में झोंक दे तब वो जहर बन जाती। जीवन किसी को हराने की दौड़ नहीं, खुद को समझने की यात्रा है। जब हमें अपने अस्तित्व की पुष्टि दूसरों से चाहिए होती तो हम अपनी असली पहचान उनसे उधार लेने लगते हैं। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब तुम खुद को अप्रूव करना सीख जाते हो। ये वो अदृश्य जंजीर है जो हमें अपने असली रूप में जीने से रोकती। हम सोचते हैं अगर लोगों ने हमें स्वीकार नहीं किया तो जब आप कुछ करते हैं तो सोचते हैं शायद हम पर्याप्त कोशिश नहीं कर पाए, क्योंकि आप दूसरों की दृष्टि से अपने एफर्ट्स को तय करते हैं। जो खुद को पसंद करता है उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। ये डर हमें कोशिश करने से पहले ही पीछे खींच ले। हम ना सुनने से इतना डरते हैं कि हाँ पाने के मौके गवा देते हैं। हर रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन, वो तुम्हें बेहतर रास्ते की ओर मोड़ता है। हम अक्सर दूसरों की बातों को अपने नजरे से तोलते हैं और जो बात उनके दर्द या परिस्थिति से आई हो उसे अपनी इंसल्ट मान लेते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बोलता है। जब कोई व्यक्ति बोले तो उसे सुनो, उसे समझो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, करुणा दो। इन सब की जड़ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही होता है। जितना भी इमोशनल पेन हम महसूस करते हैं अक्सर वो अकेले खड़े होने से नहीं बल्कि किसी रिश्ते के असंतुलन से आता है। और सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे व्यवहार के पीछे दूसरों की ओपिनियन की पकड़ बहुत मजबूत है। यदि अधिकांश समस्याएं रिश्तों से जन्म लेती है तो समाधान भी वहीं से शुरू होगा, रिश्तों को समझने से। और ये समाधान ईगो पर आधारित नहीं बल्कि परसेप्शन पर आधारित। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे मुझे जज कर रहे हैं, दूसरे मुझे कमतर समझते हैं, दूसरे मुझे नोटिस नहीं करते। पर सच ये है कि अक्सर लोग हमें उतना नहीं सोच रहे होते जितना हम अपने बारे में मान लेते कि वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। हमारी समस्या अक्सर दूसरा क्या सोचता है कि मानसिक मिजाज से पैदा होती। और जब हम इस भ्रम को समझ लेते हैं तो इमोशनल लोड हल्का हो जाता है। ये एहसास एक सुकून देता है कि अगर समस्या इंटरपर्सनल है तो हम उसे बदल सकते। आप दुनिया के हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन आप अपने रिएक्शंस को शेप कर सकते। जब ये समझ भीतर उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे अनचाही कंपैरिजन की धुन साफ हो रही हो। आप खुद को दूसरों की नजरों से नहीं अपने अंदर से देखना शुरू करते हैं और ये महसूस करते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा होने की अनुमति खुद मुझे ही देनी है। आपके जीवन की लगभग हर जटिलता रिश्तों की धक्का मुक्की से पैदा होती। मतलब साफ है, अगर आपको असुरक्षा है तो तुलना की वजह, अगर आपको शर्म आती है तो जजमेंट का डर है, अगर आप किसी काम से पीछे हटते हैं तो आपको रिजेक्शन की चोट का डर है, अगर आप गुस्सा करते हैं तो पावर डायनेमिक टकरा रहा है। और इन सब की दवाई है अपने रिश्तों को नए ढंग से समझना। आप खुद से पूछिए मेरी कौन सी समस्या असल में रिश्तों या तुलना की वजह से है। चैप्टर 3 फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी आर सब्जेक्टिव एसेप्शंस। क्या हो अगर आपकी कमजोरी का एहसास असल में कोई सच्चाई नहीं बस एक अदृश्य चश्मा हो जिसके पीछे से आप खुद को गलत देखते आए हो। इंसान के अंदर इन्फीरियर यानी जब इंसान लगातार खुद को दूसरों से छोटा, कमजोर या कमतर समझने लगता है। ऐसा महसूस करने की आदत कैसे जन्म लेती? क्या ये वाकई किसी कमी से आता है या ये सिर्फ एक मन की कहानी है जिसे हम बार बार दोहराते हैं? क्या इन्फीरियर महसूस करना आपकी वास्तविक क्षमता का माप है या यह सिर्फ एक सब्जेक्टिव एसेप्शन है, एक पूर्व धारणा? यहीं से मन में जिज्ञासा जागती। जब हम खुद को दूसरों से तोलते हैं तो इन्फीरियर महसूस करने की जमीन अपने आप बन जाती। जब किसी की आवाज बेहतर लगे, जब किसी का कॉन्फिडेंस
ऊंचा लगे। जब कोई आपसे तेज बोलता हो, तेज सोचता हो, तेज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा हो, आपसे अच्छी पर्सनैलिटी का हो, तो मन फौरन कहता है देखा तुम कम हो। पर असली स्ट्रगल ये है कि हम इस आवाज को सच मान लेते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि इन्फीरियर का एहसास हमारा बनाया हुआ होता है। ये जन्मजात नहीं, निर्मित होता है। हमारी तुलना, हमारी परवरिश और हमारी परसेप्शन से इन्फीरियर तब बीमारी बनती है जब हम उसे आइडेंटिटी बना लेते हैं। इन्फीरियर का मतलब है खुद को दूसरों से कम समझना, लेकिन ये सिर्फ हमारा महसूस किया हुआ सब्जेक्टिव एहसास है, कोई ऑब्जेक्टिव यानी असली सच नहीं। क्योंकि हकीकत में हमें ये समझना होगा कि हम उतने ही काबिल हैं जितना हम खुद को मानते हैं। आप अपने मन के लेंस से खुद को देख रहे हैं, ना कि फैक्ट्स। आपकी हाइट कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति से कमतर है। आपका व्यक्तित्व कमजोर है। आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया और आप उसमें फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। आप किसी स्किल में कमजोर हैं, तो वो स्किल आपकी पूरी सेल्फ वर्थ का निर्धारण नहीं कर सकती। कि आप किसी दूसरी स्किल में भी कमजोर हों या आप किसी दूसरी स्किल को नहीं सीख सकते। आप जिस कमी को सच मान लेते हैं वो सिर्फ आपकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, और इंटरप्रिटेशन बदली जा सकती, आइडेंटिटी नहीं। ये समझ एक मानसिक आज़ादी देती, जिसे महसूस करते ही भीतर हल्कापन उतरता है। जब ये आइडिया अंदर गहराई में उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर रखी एक पुरानी भारी दीवार अचानक टूटकर गिर गई हो। आप पहली बार खुद को बिना तुलना, बिना बाहर की आवाज़ों के एक जीवित व्यक्ति की तरह देखते हैं, न कि एक मार्कशीट की तरह। ये एक्सेप्टेशन नहीं, ये क्लैरिटी है। आप जो इन्फीरियर महसूस करते हैं वो आपकी असली कमी नहीं, बस आपकी नज़र का झुकाव है। और नज़र का झुकाव बदला जा सकता है जब आप तुलना कम करते हैं और उद्देश्य पर जोर देते हैं, तो इन्फीरियर होना बंद हो जाता है और आप लर्निंग मोड में आ जाते हैं। एक नर्स को लगता है कि वो वार्ड में बाकी नर्सों की तरह तेज निर्णय नहीं ले पाती। डॉक्टर्स उसके काम से संतुष्ट नहीं है, वो कम व्यवहारिक है, उसे लगता है कि वो कमतर है। लेकिन जब वो खुद को ध्यान से देखती तो उसे पता लगता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, बस उसके सोचने का तरीका अलग है। वो गंभीर है, वो गहराई से सोचती, वो धीमी है पर अपने काम के प्रति समर्पित है। आज ही विचार कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए कि मेरी कौन सी कमी असल में सब्जेक्टिव है, फैक्ट नहीं। चैप्टर 4, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज एन एक्सक्यूज। क्या हो अगर आपकी कई अधूरी इच्छाओं, कई छूटे हुए मौकों का असली कारण कमी नहीं, बल्कि वो कहानी हो जो आप अपनी कमी के बारे में खुद को सुनाते हैं। हम अक्सर खुद से कहते हैं अगर मेरे पास ये स्किल होता, अगर मैं थोड़ा स्मार्ट होता, अगर मेरा बैकग्राउंड अच्छा होता, अगर मेरे माँ बाप अमीर होते तो मेरी जिंदगी अलग हो। ये छोटी सी सोच एक बड़ी जिज्ञासा जगाती। क्या कमियां सच में हमें रोकती है या हम कमियों को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी कमी को भगवान मान लेता है, वो कमी को अपने से भी बड़ा बना लेता है, तो वो उस कमी के डर में जीने लगता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब जन्म लेता है जब कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं, मुझ में कुछ कमी है, मैं शायद काबिल नहीं, मैं इतना स्मार्ट नहीं। जब हम अपनी कमी को आइडेंटिटी बना लेते हैं और फिर उसके पीछे छिपकर डिसीजन से बचने लगते हैं। आप कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए लोगों से नहीं मिलूंगा, मेरी इंग्लिश कमजोर है इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, मेरी उम्र निकल गई इसलिए कुछ नया शुरू नहीं करूँगा। ये स्ट्रगल असली कमी नहीं है, बल्कि उस कहानी में है जो हमें हार मानने की अनुमति देती या छोड़ देने का बहाना दे देती है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें कंफर्ट जोन में रखता है, हमें ग्रोथ से दूर कर देता है, कुछ नया सीखने से डराता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब कमी नहीं है, कमी का बहाना है। मतलब साफ है कि हम कमी के नाम पर वो काम नहीं करते जिसके लिए हिम्मत चाहिए, असफल होने का रिस्क चाहिए या कंफर्ट छोड़ना जिसके लिए जरूरी है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी उस इनर फियर को छुपाता है जो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, और जब ये समझ भीतर उतरती तो अचानक सब साफ दिखने लगता है कि कमियां हमें नहीं रोक रही, हम खुद अपने रास्ते में पत्थर रख रहे हैं। अब जरा यहाँ रुकिए और सोचिए, अगर इन्फीरियरिटी सिर्फ बहाना है तो आप अपने जीवन से कितनी ऐसी चीजें तुरंत हटा सकते हैं जो आपको रोक रही थी। ये रियलाइजेशन ऐसा एहसास देता है जैसे किसी ने आपकी गर्दन से
अटकी हुई पुराने डर की गांठ को खोल दिया हो। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स असली रुकावट नहीं है, वो कोशिश से बचने का मानसिक बहाना है। जब आप इस बहाने को पकड़ लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं, तो आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं और वहीं से ग्रोथ का पहला कदम शुरू होता है। तो आज ही उस बहाने को पहचानिए जो आपने कमी के नाम पर बना रखा। चैप्टर 5, लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। क्या हो अगर आपकी जिंदगी का स्कोर बोर्ड हटा दिया जाए और फिर भी आप पहले से ज्यादा आगे बढ़ते चले जाए? अगर तुलना ही बंद हो जाए तो क्या आप सच में अपने काम, रिश्तों और शांति से प्यार कर पाएंगे? हम रोज किसी न किसी लीडर बोर्ड पर नजर रखते हैं, ग्रेड, सैलरी, फॉलोअर काउंट या पड़ोसी की कोई नई कार, और इन सब चीजों को देखकर आप अपने से कहते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और यही आदत हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि जीवन एक लंबी रेस है जहाँ हर किसी को किसी और से आगे निकलना। तुलना की ये दौड़ 3 तरह का दबाव बनाती। फर्स्ट, परफॉर्मेंस की घबराहट कि गलती हुई तो रैंक नीचे आ जाएगा। सेकंड, वैलिडेशन की भूख कि मुझे मेरे काम की प्रशंसा नहीं मिली, इसका मतलब मैं इस काम में अच्छा नहीं, मैं कमतर हूँ। थर्ड, रिश्तों में कड़वाहट। जब कोई रिश्तेदार या कोई करीबी सफल होता है तो हम अपने आप को असफल मानने लगते कि मेरे में काबिलियत की कमी है, इसलिए मैं असफल। और इन तीनों का नतीजा ये होता है कि थकान, ईर्ष्या और अपने को कमतर मानने की कहानी का चक्र चलता रहता। लेखक इसके लिए समाधान देते हैं। फर्स्ट, माय गोल। अब मेरा मकसद दूसरों से आगे निकलना नहीं, मैं बस हर दिन कल के अपने आप से थोड़ा बेहतर बनना चाहता हूँ। मतलब साफ, अगर कल मैंने 1 कदम बढ़ाया था तो आज 2 बढ़ाऊंगा। बस इतना ही काफी होता है अपने सफर को आगे बढ़ाने की। सेकेंड, रिलेशनशिप्स। अब रिश्ते मेरे लिए कोई कौन ज्यादा सही है वाली जंग नहीं रहे। रिश्ते अब सहयोग का मैदान है जहाँ हम एक दूसरे को नीचे नहीं गिराते बल्कि साथ में उठाते। थर्ड, फोकस शिफ्ट। पहले मेरा ध्यान था मैं कैसे जीतूं, अब मैं सोचता हूँ मैं क्या योगदान कर सकता हूँ। यानी अब मेरा माइंड सेट है कंट्रीब्यूशन माइंड, क्योंकि जब आप योगदान पर फोकस करते हैं तो जीत अपने आप पीछे चलती आती। फोर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट। जब मैंने तुलना करना छोड़ा तो मैंने महसूस किया मेरा आत्मसम्मान अब दूसरों की राय पर नहीं बल्कि मेरे काम के मूल्य पर टिक गया है। अब मैं लोगों की रेटिंग से नहीं, अपने कर्म की सच्चाई से खुद को मापता हूँ। जीवन की खुशहाली का रास्ता प्रतिस्पर्धा की बंद गली से नहीं, कोऑपरेशन की खुली सड़क से आता। तुलना घटाइए, योगदान बढ़ाइए और अपनी प्रगति को कल से आज का 1% बेहतर के पैमाने पर मापिए। यही असली स्वतंत्रता है। अब मैं किसी से आगे बढ़ना नहीं चाहता, मैं बस कल के अपने आप से थोड़ा बेहतर बनना चाहता। यही असली ग्रोथ, यही असली स्वतंत्रता है। जहाँ तुलना खत्म होती वहीं असली जीवन शुरू होता। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप दूसरों की राय के हिसाब से अपना जीवन जिएंगे या खुद के हिसाब? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।